देखिए, आज अपन अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी को सन 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने। कब बनाई थी? 1913 में। सन 1913 तक अर्थात 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था के बारे में संपूर्ण पता चल चुका था। जब इनकी व्यवस्था का पता चल चुका था तो उसके आधार पर ही सन 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इससे पहले जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं थी। जब इनकी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी कि ये परमाणु के अंतर्गत किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का जो आधार बनाया था वो परमाणु भार बनाया था। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम क्या है, आवर्त नियम क्या है। तो वहां पर अपन एक लाइन पढ़ी थी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की थी। लेकिन जब हेनरी मोजले आए तो अर्थात 20 शताब्दी के प्रारंभ में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। जब इनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी थी तो फिर हेनरी मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को चुना, परमाणु क्रमांक, और इन्होंने तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। क्योंकि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हो, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। बात करें अपन हीलियम का, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान रखें इस चीज को आप, किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वो उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है और उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। क्योंकि किसी तत्व में जितना परमाणु क्रमांक होगा उस तत्व में उतने ही तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। जब परमाणु क्रमांक इन दोनों चीजों को व्यक्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त कर रहा है, तो फिर इनसे अपने आप ही उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप निकल कर आ रही है, क्वेश्चन में अपने आप भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का निर्धारण अपने आप हो जाता है। इसलिए हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को चुना और अपने सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। इसलिए बात आती है कि हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या था। तो हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, थोड़ा सा अंतर करना है। वहां पर अपन ने परमाणु भार पढ़ा था, यहां पर क्या लिखेंगे अपन? परमाणु क्रमांक। क्या लिखना है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है पेपर के लिए कि हेनरी मोजले का आवर्त नियम क्या है या आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो क्या लिखेंगे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी थी वो आधुनिक जो आवर्त सारणी हेनरी मोजले की, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है, वह उससे दीर्घ है, विस्तृत है, बड़ी है। क्योंकि वो छोटी थी लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसे आवर्त सारणी का सरल और विस्तृत रूप भी कहा जाता है। ध्यान रखें, ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में कैसी है? सरल है। वो जटिल थी लेकिन ये कैसी है? सरल है, तथा उससे विस्तृत है, बड़ी है, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त सारणी या विस्तृत आवर्त सारणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। आवर्त, ये जो क्षैतिज कॉलम है अपने इस तरीके के, इन क्षैतिज कॉलमों को क्या कहा? इसमें आवर्त कहा। तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, जो इस तरीके से खड़े स्तंभ मैंने आपके बनाए हैं, इनको क्या कहा? वर्ग कहा। हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा? वर्ग कहा। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 वर्ग हैं।
सॉरी 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7, और 18 क्या है यहाँ पर? वर्ग। गिन लीजिए आप, देखिए कितनी मार्किंग की है मैंने आपके ऊपर वर्गों की, वहाँ पर 18। कितने आवर्तों मार्किंग की है? 7। तो 7 आवर्त और वर्ग 18 हैं। यहाँ पर भी 1 नंबर प्रश्न बनता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? तो कितने आवर्त लिखेंगे अपन? 7। वर्ग कितने लिखेंगे अपन? 18। चलें आगे, दिक्कत किसी के लिए? देखिए आगे बात आती है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है, इस हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में जो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, अपन पढ़ चुके हैं इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो ये आवर्त जो हैं 1 से 7 तक के जो आवर्त हैं, ये आवर्त कोषों की संख्या को व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं? कोषों की संख्या। और जैसे अपन ने नील्स बोर में पढ़ा था, कोषों की संख्या को किस व्यक्त किया जाता है? n से व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रत्येक आवर्त जो होता है 1 से लेकर 7 तक के, ये किसको व्यक्त करते हैं? n को व्यक्त करते हैं। अर्थात बात क्या आती है निकल करके, बिठा रहा हूं ऊपर से थोड़ा सा, देखिए मतलब ये होता है कि प्रथम जो आवर्त होता है, पहला आवर्त, अब आप खुद बताएं कि पहले आवर्त में कितने तत्व लिखे हैं मैंने? ये जो पहला आवर्त है हमारा ये वाला, इस आवर्त में कितने तत्व लिखे हैं मैंने? 2। अब सर 2 तत्व कहां? हमको 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन। यहां पे अपनी आंखों को ढंग से खोलिए और इसके सामने देखिए जस्ट दूसरा तत्व लिखा हुआ है He, लिखा हुआ है। ये पूरा पूरा एक ही आवर्त है। तो प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? केवल 2, हाइड्रोजन और हीलियम। अब 2 क्यों है साहब? ध्यान कीजिए, मैंने आपको संयोजकता वाला पॉइंट पढ़ाया था, n कोषों की संख्या इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, नील्स बोर वाले में बताया था। तो वहां पर जब मैंने 2n² सूत्र से निकाला था तो n का मान k कोष के लिए कितना आया था? 2। 2 के बाद आया था कितना? 8, फिर आया था 18, फिर आया था 32। है ध्यान किसी के लिए? समझाया था मैंने आपके लिए? k में 2, l में 8, m में 18, n में 32, इस तरीके से बताया था मैंने आपके लिए। और यहां पर भी ये कोष आवर्त जो है किसको व्यक्त कर रहे हैं? n को व्यक्त कर रहे हैं। तो पहले में कितने हैं? 2। तो ध्यान रखें कि प्रथम आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 2 तत्व आते हैं। चलिए, प्रथम आवर्त में 2 तत्व आते हैं, द्वितीय आवर्त में और तृतीय आवर्त में 8 तत्व आते हैं। गिनकर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हैं केवल। इसी प्रकार से तृतीय आवर्त में भी 8 तत्व आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं। इनने मत गिनती, मैंने गिनती लिख रखी है तो बीच में इनने गिन लग पड़े कैसा ये तत्व है। तो प्रथम आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 2 हैं केवल। द्वितीय आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 8 आते हैं। तृतीय आवर्त में कितने तत्व आते हैं? 8 तत्व आते हैं। बात करें, ये 1 सार हो गए, ये 1 हो गया। चौथे और पांचवें आवर्त की, तो चौथे और पंचम आवर्त में, चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 तत्व आते हैं। गिनकर देख लीजिए आप। देखिए मैं आपको समझा बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हैं? 18। इसी प्रकार से पंचम आवर्त में कितने आएंगे? 18 तत्व आएंगे, क्योंकि 18 वर्ग सब भरे हुए कंप्लीट, तो 18 हो गए। तो दोनों कितने कितने आते हैं? 18 तत्व आते हैं। बात करें 6 और 7 की, छठे और 7वें आवर्त की, तो इनमें 32 तत्व आते हैं। अब यूं सर 32 हम कहीं दिख ही ना रहे। अपने अंतर्मन के चक्षुओं को खोल करके देखिए, आपको 32 दिखाई देंगे इसमें। देखिए किधर ना दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिस प्रकार से अपन ने ये भरे ऊपर वाले, ठीक है, इस प्रकार से तो 18 इसमें भी होंगे और 18 इसमें भी होंगे। मैंने भरे नहीं, खाली छोड़ दिए, ठीक है ना। इसमें भी 18 हैं और इसमें भी कितने हैं? 18 हैं। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर 2 चीज लिख करके छोड़ी, आप लिखते हैं यहाँ पर LA और एक है यहाँ पर AC। इसका मैं आपके लिए बाद में बताता, लेकिन अभी आपको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए LA कहते हैं लैंथेनम को और AC कहते हैं एक्टिनियम को, ठीक है। लैंथेनाइड के बाद जो तत्व आते हैं वो कहते हैं लैंथेनाइड तत्व या लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, और जो AC के बाद आते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड तत्व, ठीक है। और जो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड जो तत्व आते हैं, इन दोनों तत्वों को इस आवर्त सारणी के नीचे अलग जो सारणी बना करके बनाया गया है इनको। आप देखिए किताब में, आप किताब में देखने को मिलेगी कि इस आवर्त सारणी के नीचे 2 अतिरिक्त क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई हैं।
बन रही है तो क्षैतिज पंक्तियां, इन दोनों क्षैतिज पंक्तियों में ऊपर वाली में La के बाद आने वाले तत्व हैं, जबकि नीचे वाली पंक्ति में Ac अर्थात एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व हैं। ऊपर वाली श्रेणी को लेंथेनम श्रेणी कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और नीचे वाली को लाइन को कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो गिन लीजिए 18 तत्व यहां पर हैं और 14 वहां पर हैं, 32 तत्व आते हैं कुल। कितने आते हैं? 32 तत्व आते हैं। कौन सी श्रेणी में? 6 और 7 में। अब क्या नाम देते हैं इनके लिए? देखिए प्रथम आवर्त कितने तत्व हैं? केवल 2 तत्व हैं, इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व आते हैं, इसलिए इसको लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें में आते हैं 18 तत्व, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं इसको? दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे और सातवें में 32 तत्व आते हैं, इसलिए इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अति दीर्घ आवर्त। ध्यान रखें इसको, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि दीर्घ आवर्त कौन कौन से हैं। तो दीर्घ आवर्त कौन कौन से हैं? 4 और 5। कौन कौन से आवर्त हैं? 4 और 5। पेपर पूछ लिया आपसे अति लघु आवर्त में कौन से आवर्त आता है, तो कौन सा आता है? प्रथम आवर्त आता है। आपसे पूछे लघु आवर्त में कौन कौन से आते हैं, तो कौन सा बताएंगे आप? द्वितीय और तृतीय, दूसरा और तीसरा। आपसे पूछ लिया कि अति दीर्घ आवर्त तत्व कौन कौन से हैं, अति दीर्घ कौन कौन से आते हैं? 5, छठा और 7वां। प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि अति लघु आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? केवल 2। आपसे पूछ लिया कि अति दीर्घ आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो क्या बताएंगे आप? 64। क्या बताएंगे? क्योंकि 32 इसमें और 32 इसमें कितने हुए टोटल? 64। या फिर ये पूछ ले कि अति दीर्घ आवर्तनों में कितने कितने तत्व पाए जाते हैं, तो लिखें अपन क्या? 32 तत्व पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दिक्कत इसी लेवल में दोबारा सुन लें। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनको अति लघु आवर्त कहा जाता है। द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनको लघु आवर्त कहा जाता है। चौथी और पांचवी आवर्त में 18 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपन दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपन अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। दिक्कत सीख ली। अब चलें आगे। चलिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड दिक्कत है कोई अब किसी के लिए? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में आ जाओ। देखिए फिर सुन लीजिए दोबारा से कि वर्ग आवर्त संख्या 6 और 7, आवर्त संख्या 6 में La के बाद आने वाले तत्व और आवर्त संख्या 7 में Ac के बाद आने वाले तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी की नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से रखा गया है, जिनमें प्रथम श्रेणी में La के बाद आने वाले तत्व हैं, जिन्हें अपन लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, अर्थात 4F श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। जबकि Ac एक्टिनियम इसी से बना है एक्टिनाइड श्रेणी। Ac नीचे वाली जो आवर्त है, नीचे वाली 2 लाइनों में, उनमें से दूसरी जो पंक्ति है उनको एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है, या फिर 5F श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 5F श्रेणी के तत्व कहा जाता है। ये इनका स्थान इसी में होता है, लेकिन और ज्यादा लंबी कहां पर लिखते हैं? इनको स्थान नहीं था, इसलिए कहां बना दिया? नीचे अलग से 2 क्षैतिज पंक्तियां बनाकर वहां पर इनको रख दिया गया है। काउंटिंग यहीं पर होती है उनकी, 18 ये और 14 वहां पर होते हैं, इसलिए कितने हो जाते हैं? कुल टोटल 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी किसकी? आवर्त की। अब बात करें अपन किसकी? वर्गों की। देखिए यहां पर वर्गों को भी बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया वर्गों को। किस तरीके से बांटा है? देखिए एक तो वर्ग आते हैं 1 और 2, वर्ग संख्या 1 और 2, 1, 2। वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्वों को S ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? S ब्लॉक के तत्व। देखिए अपन ने कोष पढ़े थे, KLMN पढ़े थे ना, इनमें भी उपकोष पाए जाते हैं, जिन्हें अपन SPDF से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इनको पहले और दूसरे जो वर्ग हैं इनको कहा जाता है S ब्लॉक के तत्व। फिर बात करते हैं अपन 13 से 18 तक के वर्ग की, इन्हें कहते हैं अपन P ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? P ब्लॉक के तत्व। ध्यान रखें, वर्ग संख्या 1 और 2 S ब्लॉक के तत्व,
वर्ग संख्या 13 से 18 तक के पी ब्लॉक के तत्व और वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और नीचे की जो दो पंक्तियां होती हैं उनको कहते हैं अपन एफ ब्लॉक के तत्व। 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। देखिए आप आवर्त सारणी में लिखा भी हुआ है ऊपर, देख लीजिए आप ध्यान से, ऊपर लिख रहा है तीर निशान लग करके एस ब्लॉक तत्व। चलिए मैं यहां पर दर्शाता हूं, आप शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपकी आई साइड वीक हो सकती है। एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, यहां से और यहां तक के होते हैं ये वाले पी ब्लॉक के तत्व पूरे 18 तक, ठीक है ना। यहां से और यहां तक के ये होते हैं टोटल कौन से ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। और नीचे जो दोनों पंक्ति होती है वो किस में आते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व में आते हैं। ये हो गए एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और ये हो गए डी ब्लॉक, और नीचे वाले कौन से हो गए, एफ ब्लॉक। अब पेपर में प्रश्न यहां से पूछ सकता है क्योंकि इस पार्ट में से बड़ा प्रश्न बहुत कम आने के चांस होते हैं। वैसे आता बड़ा प्रश्न 5 नंबर का, लेकिन इन्हें पूरा दे दिया तुमको कि नील्स वो सॉरी कि आधुनिक आवर्त सारणी का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का प्रश्न साहब करते रहो। ऐसा नहीं आता है क्योंकि साइंस का जो पेपर आता है इधर छोटे छोटे प्रश्न बनकर आते हैं। कैसे 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर के 3 प्रश्न दे दिया आपको 5 नंबर प्रश्न में। देखें हमने विगत वर्षों के पेपर देखें कैसे आते हैं, वो इस तरीके से आधे से 5 नंबर का प्रश्न है तो प्रश्न नंबर आपने लिख रहा मान ली 24वां, तो उसमें 3 खंड बना दी ए बी सी। अब ए बी सी में 5 नंबर की मार्किंग करने लिए तो वो क्या करते हैं 1 + 2 + 2 इस तरीके से करते हैं। एक नंबर का प्रश्न दे दिया, 2 नंबर का प्रश्न दे दिए। उससे क्या है कि बच्चों को भी सरलता होती है करने में। पहला प्रश्न दे दिया 1 नंबर का, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, 1 नंबर का प्रश्न हो गया। दूसरा बना दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्व किस वर्ग से कहते हैं, कौन कौन से वर्ग के तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के किस में आते हैं, पी ब्लॉक तत्व में आते हैं। फिर पूछ सकता है इसमें कि कोई 4 पी ब्लॉक तत्वों के नाम बताइए। भाई 1 नंबर का प्रश्न तो 2 नंबर का दिया है, 2 नंबर में एक तो बन गया कौन कौन से वर्ग आते हैं 13 से 18 तक आते हैं, 1 नंबर से ये बन गया उसका। एक बार पूछे 4 तत्वों के नाम बताओ पी ब्लॉक में, तो अब आपको याद होना चाहिए कि 5 परमाणु क्रमांक 5 से लेकर 10 तक के शुरू के सब किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। तो 4 तत्वों के नाम पूछ लेता है, वो 4 तत्वों के नाम लिख देंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में क्या करता है, प्रश्न को वो तोड़ करके छोटे छोटे प्रश्न करके देता है। 5 नंबर का प्रश्न कभी पूरा नहीं आता, वो हमेशा टूट करके आता है। या तो 2 + 3 में आता है, 3 और 2 5 कर देता है, या फिर 1 2 2 में आता है, 3 प्रश्न आते हैं उसमें, ठीक है ना, तोड़ कर आता है। तो ध्यान रखिए पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। 13 से लेकर 18 तक कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। और वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक कौन से में आते हैं, किस में आते हैं भाई, डी ब्लॉक तत्व। अब देखिए इन वर्गों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, नाम का दिए गए हैं सब। देखिए एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इन एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है इनको, ध्यान रखें। अब पेपर में प्रश्न बन गया कि क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु कौन से ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, तो कौन से ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, एस ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एस ब्लॉक तत्व कौन कौन से हैं, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं समझते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी ना भाई। नेक्स्ट आते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं, निरूपक, नहीं गलत है यार, निरूपक तत्व कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, निरूपक तत्व कहते हैं, या फिर मुख्य तत्व कहा जाता है। निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक या मुख्य तत्व कहा जाता है। एक आती है डी ब्लॉक, कौन सा आता है, 3 से लेकर के 12 तक का। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, संक्रमण। यहां से यहां तक के सब कौन से है, संक्रमण तत्व। कौन से आते हैं, संक्रमण तत्व आते हैं। और एक रह गया आपको कौन सा, एफ ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है।
क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों क्या कहते हैं? क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक या मुख्य तत्व कहा जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। दिक्कत है किसी के लिए? चलिए आगे बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद में, वैसे मैंने यूरेनियम इसमें दर्शाया नहीं है लेकिन दर्शा देता हूं मैं आपको देख करके। कहां है भाई यूरेनियम? नीचे वाले में है। नीचे एफ ब्लॉक के तत्व हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों में जो एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्व हैं 7वें आवर्त में, उसमें यूरेनियम लिखा हुआ है 92 नंबर पर, 92 नंबर पर, 92 नंबर परमाणु क्रमांक। 92 यूरेनियम 235 का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 92 नंबर पर जो यूरेनियम लिखा हुआ है, इस यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं, इन आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परा यूरेनियम तत्व। ध्यान रखना, 1 नंबर की परिभाषा आ जाती है कई बार कि परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अब एक बात आती है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक इस स्थान पर जाकर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना रखी है आपके किताब में, देखना आप ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी में आपकी बुक के अंतर्गत इस स्थान पर पीछे तरफ जाकर के एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्रारंभ है बी से लेकर प्रारंभ है। बी एस आई ए एस इस स्थान से होकर निकल रही है। बी एस आई जी एस वी इस स्थान से होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा निकल रही है। इसका क्या मतलब? देखिए, इसका मतलब यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर अर्थात इस रेखा के इधर की तरफ जो भी तत्व हैं वो सभी धातु की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अर्थात ये विद्युत धनी तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जबकि इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा की जो उधर की तरफ पाए जाते हैं दाईं ओर, वे सभी अधातु की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? अधातु, अर्थात वो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। जबकि जो इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर सब आते हैं, जैसे बेरिलियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये जो तत्व हैं जो इस रेखा पर आ रहे हैं, वो सबके सब तत्व कैसे होते हैं? उपधातु की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? तो 3 तरीके के होते हैं इसमें तत्व। धातु होते हैं, अधातु होते हैं, और कौन होते हैं इसमें? उपधातु होते हैं। उपधातु वे होते हैं जो धातुओं की तरह व्यवहार दर्शाते हैं और अधातु की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। जैसी कंडीशन होती है उसी प्रकार से वो अपना बिहेवियर अर्थात व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखें, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु, और बीच की जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है इस पर जो तत्व आते हैं वो कौन से होते हैं? उपधातु की श्रेणी में आते हैं। ये थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है भाई, आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, यहां से आगे अपन पढ़ेंगे गुणों में आवर्तता। मैंने आवर्त सारणी मिटा दी है। अब आप जब समझते हैं इसको तो आपको किताब आपके सामने खुली होनी चाहिए और आधुनिक आवर्त सारणी निकली होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इस आवर्त सारणी को नहीं बनाया जा सकता है, बड़ी है। देखिए, पॉइंट है हमारा गुणों में आवर्तता। देखिए, गुणों में आवर्तता क्या होती है? देखो इधर देखिए, आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं, भाई आवर्त क्षैतिज पंक्तियां थी, क्षैतिज पंक्तियों बाईं ओर से किधर जाते हैं? दाईं ओर जाते हैं। या वर्ग में ऊपर से कहां आते हैं? नीचे आते हैं। तो क्या होता है? क्रमशः तत्वों के गुण जो होते हैं या तो बढ़ते हैं क्रमिक रूप से या फिर घटते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं इधर की तरफ, तो क्रमशः एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान कीजिए आप, यहां पर मैंने आपके लिए हाइड्रोजन बताया था 1 नंबर पर था, इधर जब बढ़े तो 2 नंबर पर पहुंचे और कहां पर पहुंच गया अपन? हीलियम पर। तो 1 से किस पर गए? 2 पर, 1 परमाणु क्रमांक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से दूसरे आवर्त में आइए आप, दूसरे में कितने नंबर पर थे अपन? 3 पर, लिथियम पर। ठीक है,
लिथियम से फिर अगले पर पहुंचे अपन बेरिलियम बी पर, एक बढ़ा आगे, फिर इधर पहुंचे अपन और बढ़ा 4 5 6 आगे बढ़ते गए अपन। तो इसी प्रकार से जब अपन एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो हमेशा एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती हुई चली जाती है। इसी प्रकार से जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग में भी ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः अगले तत्व पर जाने पर परमाणु की संरचना में एक नया कोष जुड़ जाता है, एक नया कोष जुड़ जाता है। इस प्रकार तत्वों के जो गुण होते हैं वो क्रमिक रूप से भौतिक गुण, रासायनिक गुण या फिर अन्य गुणधर्म जो होते हैं वो क्रमशः या तो बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, और इसी को हम तत्वों में गुणों की आवर्तता कहते हैं। और इसी का अपन यहाँ पर अब एक एक गुण का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहला गुण आता है इसमें परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं क्लियर, अगर आवर्त सारणी शुरुआत में समझ में बैठ गई, जब तो आपकी समझ में आ जाएगी, और जब थोड़े हल्के माइंड से लगे ना तो आपके दिमाग में इसका खिचड़ी पक जाएगी एक तरीका से। क्योंकि अपन जो यहाँ पर गुणों में आवर्तता पर अध्ययन करेंगे, गुणों का जो अपन अध्ययन करेंगे उसमें आप यूं कन्फ्यूज जाएंगे कहाँ पे कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। गुण आवर्त सारणी में किस प्रकार से बढ़ रहा है और किस प्रकार से घट रहा है, और यदि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या कहते किसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, परिभाषा क्या है इसकी। देखिए परमाणु त्रिज्या कैसे कहते हैं, देखिए तत्वों के परमाणु के मध्य में कौन सी चीज पाई जाती है? नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये नाभिक भी तो बदमाश से सही ना बने, अब भी ना बनो। नाभिक, और नाभिक में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। और इस नाभिक के चारों क्या पाई जाती हैं? कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाहर कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है भाई। बात आती है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परिभाषा कैसे देंगे? तो किसी भी परमाणु के नाभिक से, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित, उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। क्या बोला था मैंने परिभाषा? दोबारा सुनिए आप। ये नाभिक है, ये बाह्यतम कोष है। आप यह बाह्यतम मत मान लीजिए, जो सबसे बाहर का राउंड जो होता है, सर्किल जो होता है, वो उसकी बाह्यतम कक्षा होती है, ठीक है। ये इसके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन लगा रखा है अपन ने। इस इलेक्ट्रॉन से और नाभिक के जो बीच की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। दोबारा सुनिए आप, किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और परमाणु त्रिज्या से ही परमाणु आकार का निर्धारण होता है। ध्यान रखना, परमाणु आकार की परिभाषा अपन ये देंगे आगे चल करके। पाठ जब समाप्ति को होगा तो वहां पर आएगा परमाणु आकार, तो वहां पर अपन इसी को परिभाषा हम देंगे दोबारा से। दोबारा सुन लीजिए एक बार और, कि किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या आवर्त में क्या स्थिति होती है इसकी, और वर्ग में किस प्रकार से होती है। प्रश्न आएगा पेपर में कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से घटती है और किस प्रकार से बढ़ती है, या फिर आवर्त और वर्ग में परमाणु त्रिज्या की स्थिति को बताइए। तो स्थिति कैसे बताएंगे परमाणु त्रिज्या? देखिए जब हम आवर्त में, पहले बात करते हैं किसकी? आवर्त की। आवर्त की बात करते हैं। देखिए आप किसी भी आवर्त को उठाकर देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी आप सामने खुली हुई है किताब में। आप आवर्त को उठाकर देखिए, किसी भी आवर्त को, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांच, छठे, सातवें तक कोई से देख लीजिए आप। जब भी आप एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाएंगे आगे की ओर, इस तरीके से आवर्त बने हुए, ठीक है, ठीक है। आवर्त में मैं आपके बना देता हूं, चलिए। Li, Be, B, C, O, F, C, N रहेगा बेटा, किताब में गलत लिख रहा हुआ, और बना रखें दो बार। देखिए इधर देखिए बात,
ये मैंने एक आवर्त बना दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब इस आवर्त में देखिए आप, Li का परमाणु क्रमांक 3, B का 4, बेरिलियम अब भी रह गए क्या, हाँ B सही है, 5 बोरॉन का, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, ठीक है। ये एक आवर्त बना दी मैंने आपके लिए, और हम स्थिति क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त की स्थिति पढ़ रहे हैं। और मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जब भी आवर्त में जाते हैं हम किधर, बाईं ओर से दाईं ओर, एक ध्यान रखना, हमेशा जब भी उत्तर लिखते हैं तो ये लेना है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ये बायां हिस्सा है, किधर बढ़ेंगे आगे की ओर, तो किधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। पिछले साल पेपर में मैंने कॉपी में देखा था कि बच्चा लिखा है दाईं से बाईं ओर, उल्टे चल रहे हैं आवर्त पर, लिखा इधर को नहीं चलना है वापस, हमेशा बाएं से किधर जाना है, दाईं ओर। तो जब भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्रम से अगले तत्व पर जाने पर एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। 3 से कौन से गए, 4 पे, 1 बढ़ा, 4 से कहां गए, 5 पे, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 5 से कहां गए, 6 पे, कितना बढ़ा, 1, 6 से कहां गए, 7 पे, कितना बढ़ा, 1। मतलब हर एक तत्व पर आगे बढ़ने पर क्रमिक रूप से क्रम से एक परमाणु क्रमांक की क्या होती है, वृद्धि होती है। जब एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है तो अब याद कीजिए, आज मैंने जो शुरुआत में आपके लिए बताया था कि तत्वों का परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। किसी वक्त का इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो देखिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, बेरिलियम में कितने होंगे, 4, बोरॉन कितने होंगे, 5, कार्बन कितने होंगे, 6, नाइट्रोजन कितने होंगे, 7, ऐसे बढ़ जाएंगे। हर एक पर जाने पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा, उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मैं दोबारा बना रहा हूं आपके लिए, देखिए 3 वाला है लिथियम का, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो देखिए 2 के कोष में भर दिया हमने, देखिए 1 2 भर दिया अपन दोनों, और 1 भर दिया अपन कोष, कौन से कोष में, एल कोष में भर दिया, एल कोष में। अब ये स्थिति होगी किसकी, लिथियम की। लेकिन बात करें बेरिलियम की तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है इसका, 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन और भरना पड़ेगा इसके कोष में, एल कोष में, सॉरी, भर दिया। 1 और बढ़ते हैं अपन बी पर तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा इसमें, और बढ़े आगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। अब हमको जोर ना पड़ो, बहुत जल्दी जल्दी भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन में, लेकिन जोर किस पर पड़ रहा है, परमाणु त्रिज्या पर। क्या होगा कि जैसे ही हम एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाते हैं तो जाने पर नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल या प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसा इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बढ़ती चली जाती है तो नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो ये बाहर की जो कक्षा होती है, ये बाहरी कक्षा नाभिक की ओर आकर्षित होती है। जब ये नाभिक की ओर आकर्षित होती है तो इनके बीच का जो गैप होता है वो कम हो जाता है। जब इनके बीच का गैप कम होता है तो परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। ध्यान रखें, जब भी आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्रम से परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्या कारण है? कारण मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बाह्यतम कोश में। परमाणु के नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो बाह्यतम कोश जो होती है, बाह्यतम कोश की जो कक्षा होती है वो नाभिक की ओर आकर्षित होती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी घट जाती है। जब इनके बीच दूरी घट जाती है तो परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आवर्त में जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। दिक्कत भाई। अब बात करते हैं वर्ग की। अब ये तो कन्फर्म है कि जब यहां में घट रहा हो तो वहां का जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे बढ़ेगा। देखिए मैं पहला ही वर्ग बना रहा हूं आपके लिए, और पहला वर्ग है आपका HLiNaKCS। पूरा तो नहीं बना, LiNaKCS, R भी आएगा पहले बेटा, CS 3 11 सॉरी 1 3
11, 19, 37 और 55। देखिए ये अपन बात कर रहे हैं साहब वर्ग की। पहला वर्ग बना दी मैंने आपके लिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, यहाँ अपना आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे, ने की नीचे थे ऊपर। ठीक है ना, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो अगले तत्व पर जाने पर क्रम से एक कोष नया जुड़ जाता है। अब साहब एक नया कोष कैसे जुड़ जाएगा? बीमारी आ गई नहीं। देखिए बीमारी को इलाज करते हैं। देखिए पहला है आपका हाइड्रोजन और एक परमाणु क्रमांक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? एक। ये नाभिक हो गया हमारा, Pn हो गया इसमें। ये हमारा पहला कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं हमने? एक। भर दिया एक इलेक्ट्रॉन, छुट्टी हमारी। ठीक है, तो यहाँ में यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या होती है, इसमें दही न रखी, छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। अब बात करें अपन एस से कौन गए? लिथियम पे। कितना परमाणु क्रमांक है? 3। कितना है? 3। तो देखिए एक इसमें भरा हुआ है, 2 भर दिए, 2, एक बच गया अभी से, तो अपन क्या बनानी पड़ेगी? कक्षा बनानी पड़ेगी, और हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया। तो पहले परमाणु त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की थी, अब परमाणु त्रिज्या यहाँ से और यहाँ तक की बढ़ गई। अब चलें अगले पे, कौन से पे? सोडियम पे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो 1, 2, 3 भर रखे हमने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है 8 पूरे आके भाई, 2 यहाँ के पूरे गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पूरे, 8 ही भर सके हम। कितना बच को? 1। क्या बनानी पड़ेगी? एक नई कक्षा बनानी पड़ेगी। बना दी नई कक्षा। अब दूरी यहाँ से और यहाँ तक की, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है घट रही है? नहीं समझ में नहीं आई? तो देखिए दोबारा से कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रत्येक अगले वर्ग में जाने पर या प्रत्येक अगले तत्व पर जाने पर क्रम से एक नया कोष जुड़ जाता है। जब एक नया कोष जुड़ जाता है तो क्रम से नाभिक से उस बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाती है। जब बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाती है तो नाभिक के द्वारा लगने वाला प्रभावी नाभ के आवेश का मान कम हो जाता है। जब प्रभावी नाभ के आवेश का मान कम हो जाता है तो क्रम से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। अतः जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्रम से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो ध्यान रखें, आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, जबकि वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। एक शब्द आया था इसमें, प्रभावी नाभ के आवेश आया था। बताया था मैं उसको भी आपके लिए कि प्रभावी नाभ के आवेश क्या चीज होती है। प्रभावी नाभ के आवेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जो होता है इस पर धनावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। जब प्रोटॉन पर चार्ज बढ़ता है, चार्ज कब बढ़ेगा? जब अपन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाएंगे या एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाएंगे तब बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जब इस पर चार्ज बढ़ता है, आवेश बढ़ता है, तो आवेश के बढ़ने पर क्रम से प्रभावी का नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। लेकिन प्रभावी नाभिक के आवेश है क्या चीज? किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया जो बल होता है वो प्रभावी नाभिक के आवेश कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिक के आवेश कहलाता है। और प्रभावी नाभिक के आवेश की कंडीशन क्या होती है वर्ग और आवर्त में? देखिए जब वही स्थिति होगी परमाणु त्रिज्या की होगी, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो प्रभावी नाभिक के आवेश मान घटता जाता है। ध्यान रखना, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा? प्रभावी नाभिक के आवेश का मान घटता हुआ जाता है, जबकि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जाता है। अब साहब यहाँ क्यों घटेगा? यहाँ पे यूं घटेगा क्योंकि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी, और जब नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी तो या को मान कम है तो चल जाएगा, आवेश का मान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिक का आवेश का मान घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। दिक्कत कोई? अगला पॉइंट आता है इसमें आयनिक त्रिज्या। कल बात करते हैं इसके बारे में।